हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब रिसेंट पॉलिसीज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ बचता है वो बचता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई हमने पढ़ लिया था लास्ट की वीडियो में कि मनी सप्लाई मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि पब्लिक ने अपने पास हेल्ड करके रखा है, चाहे वो सेविंग्स में हो, चाहे वो डिपॉजिट में हो, चाहे वो कैश में हो, उन सबका जो सम होता है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास पैसा कितना होगा, कैश कितना होगा इंडिया में, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कम ज्यादा कौन से फैक्टर्स करते हैं, ये डिस्कस। जनरली ये भी क्वेश्चन 8 मार्क्स में आ सकता है, आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, और उसके बाद ऐड कर देगा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई इन इंडिया। तो इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। डेफिनेशन जो आप लिखोगे, मतलब मीनिंग जो आप मनी सप्लाई की लिखोगे, वो मैंने लास्ट की वीडियो में बताई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप उसमें से देखो, वो पार्ट इसमें लिखोगे। उसके बाद जो रेस्ट रहेगा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई, वो आप यहां से स्टार्ट करोगे। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये है क्या। आप पढ़ने के बाद भी अपने से ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर आप वीडियो देखने के बाद एक बार रीड कर लेंगे तो उसके हिसाब से वो लिखते बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि पहला फैक्टर जो रहता है द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का मतलब कि जनरली कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक आरबीआई के पास कुछ अमाउंट एज रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को मनी सप्लाई करता है। अब रिजर्व बैंक बोलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आरबीआई कि भैया मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, आपको कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मनी मेरे पास भी रखना पड़ेगा। अब अगर आरबीआई ने बोला कि आप 10% मनी मेरे पास रखो, तो कमर्शियल बैंक बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो पब्लिक में सप्लाई करेगी, मतलब वो सप्लाई ऑफ मनी हो गया। लेकिन अब आरबीआई ने बोल दिया कि आप 10% से 50% ऑफ अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास रखो एज अ रिजर्व जमा करके, तो अब जो कैपेसिटी है मनी क्रिएट करने की वो कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। अब मार्केट में सिर्फ 50% अमाउंट ऑफ मनी जाएगा। इसका मतलब कि जब मनी सप्लाई को अगर कम करना है मार्केट में तो आरबीआई रेशो को बढ़ा देगा, और मनी सप्लाई को ज्यादा करना है तो वो रेशो को कम कर देगा, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स का मतलब कि फॉरेन ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं हमारी कंट्री में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, सामान ज्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर दोनों ज्यादा हो रहे हैं तो देखा जाता है कि फॉरेन जो है ये हमारा मनी सप्लाई कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि परचेजिंग बहुत हो रही है, परचेज एंड सेल बहुत हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, जिससे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा और मनी सप्लाई भी कम होगा। तो इनको चेंज करके हम सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के पास कितना पैसा है वो चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा था फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, फॉरेन से भी जो लेन देन होता है वो। थर्ड आता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो भी एक ऐसा रेशो रहता है कि ये आरबीआई ना बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी परसेंटेज आप अपने पास रखो, ये लिक्विडिटी रेशो होता है। बाकी जो अमाउंट ऑफ मनी है वो आप मार्केट में चलाओ। अब आरबीआई ने लिक्विडिटी रेशो बढ़ा दिया कि भाई आप पहले 10% था, अब 20% कर दिया, तो बाकी जो 80% अमाउंट ऑफ मनी है अब वो ही मार्केट में एज अ मनी हम यूज कर पाएंगे, मतलब लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की 80% की रहेगी। तो लिक्विडिटी रेशो जैसे ही आरबीआई इंक्रीज करता है, इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक का लेंडिंग पावर है वो कम हो जाता है, मार्केट में कम पैसा जा रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। और अगर लिक्विडिटी रिजर्व रेशो अगर वो कम करता है कि 5% ही रखो, तो अब कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएट करने की या लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, अब वो ज्यादा पैसा अमाउंट मार्केट में भेज सकता है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास है, आरबीआई बोलता है कि आप लिक्विडिटी रेशो 10 रुपए आप अपने पास रखो, बाकी 90 रुपए आप लोन चलाओ, मतलब वो पैसा सीधा मार्केट में गया, वो सप्लाई ऑफ मनी हो गया। अब 90 रुपीज मार्केट में गया, लेकिन पता नहीं अब बैंक को क्या हुआ, अब आरबीआई ने बोला कि 100 रुपीज है आपके पास, अब आप 10 रुपीज रख रहे थे, आप 30 रखो। तो अब 30 रुपीज अपने पास रखेगा और बाकी 70 वो मार्केट में चलाएगा। पहले उसने 90 चलाया था, इसका मतलब उसने मनी सप्लाई को कम कर दिया, मार्केट में कम पैसा जा रहा है। तो इसी तरीके से ये भी फैक्टर्स रहते हैं लिक्विडिटी रेशो, जो कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं।
ये था हमारा लिक्विडिटी रेशो और ये फॉरेन एक्सचेंज था और ये था रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मनी का तो हम लोग को पता है वेलोसिटी, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मनी कितना ट्रांसफर हुआ है, एक्सचेंज कितना हुआ है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जितने बार मनी जाता है वो उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मैंने इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया, इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के मनी कितने बार जा रहा है उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये भी जनरली सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट या अफेक्ट करता है मार्केट में, जैसे कि इसको बोला जाता है एमवी। इसमें एम का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, मनी कितना है मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए, जिसको एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है वी। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड, मतलब इस समय में, एक साल के समय में जो मनी था, जो पैसा था, वो कितने बार एक पर्सन से दूसरे के पास गया है, वो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। 5 आता है डिजायर टू होल्ड मनी एंड डिपॉजिट्स। डिजायर मतलब बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको बैंक में अपने पास कैश होल्ड करने की बहुत ज्यादा रहती है कि मैं अपना पैसा रखूं। अगर उस नेशन में लोगों के पास मनी को होल्ड करने की, सेविंग्स करने की या कैश रखने की डिजायर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें जो मनी सप्लाई रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि सब लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं और टोटल ही अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट करके मनी सप्लाई बनता है। तो इसमें जो मनी सप्लाई रहेगा वो ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर एक नेशन में मनी को होल्ड करने की डिजायर बिल्कुल नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आता मनी, तो उसमें जो सप्लाई ऑफ मनी रहेगा वो कम, क्योंकि लोगों ने अपने पास कैश ही नहीं रखा है, मनी ही नहीं रखा है। फिर आता है 6, लास्ट आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी ऐसा मनी रहता है जो कि बैंक इशू करती है आरबीआई। आरबीआई जो नोट्स निकालती है जनरली वो पेपर करेंसी इशू करती है आरबीआई। ये जो पैसा भेजती है, प्रिंट करती है हर साल, उसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो इसको ये भी अफेक्ट करता है, एच फॉर हाई पावर्ड मनी रहता है। अब गवर्नमेंट भी पैसा देती है, लेकिन गवर्नमेंट भी पैसा जनरेट करती है, लेकिन वो पेपर करेंसी नहीं इशू करती, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स इशू करती है। लेकिन जो आरबीआई है वो पेपर करेंसी इशू करती है। तो ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल, जैसे कि अगर हाई पावर्ड मनी जो कि गवर्नमेंट और बैंक निकाल रही है, अगर वो अपना रेशो कम कर देगी करेंसी प्रिंट करने का, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, है ना। और अगर उन्होंने ज्यादा प्रिंट किया, ज्यादा हाई पावर्ड मनी लेके आए, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया। इसको जनरली हाई पावर्ड मनी C+R+OD होता है। हाई पावर्ड H फॉर हाई पावर्ड मनी, C मतलब करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक कुछ भी हो सकता है, कॉइन्स और पेपर करेंसी दोनों। R होता है कैश रिजर्व्स विद बैंक्स, जितना हम लोग करेंसी हाथ में है, इसका साथ साथ बैंक में जो पैसा है और जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो मिलके हाई पावर्ड मनी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मनी सप्लाई इन इंडिया में अफेक्ट करते हैं। जनरली अगर आप मीनिंग और 6 पॉइंट्स लिखते हैं तो वो 8 मार्क्स के आंसर के लिए सफिशियंट है। अब इस वीडियो में इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।